नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 ने कहर बरपा रखा है। नए वेरिएंट की आहट को देखते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और सीएमओ को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जल्द ही इस संबंध में एसओपी जारी की जाएगी। लोगों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। जी हां, लोगों से अपील की गई है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे, साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें। बता दें आपको, क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना रहती है। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने की संभावना होती है और क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों पर पर्यटक दूर दूर से यहां पर आते हैं और साल भर पर्यटकों से आबाद रहने वाले राज्य उत्तराखंड में न्यू ईयर को लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अभी से ही धामी सरकार अलर्ट हो गई है। एक्शन लिया जा रहा है। आज सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही उन्हें दिशा निर्देश जारी किए कि कैसे अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उन पर कंट्रोल किया जा सके और उनको काबू में लिया जा सके या नियंत्रण पाया जा सके। तो सीएम धामी स्वास्थ्य विभाग के साथ आज बैठक की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी जो सीएमओ हैं अस्पताल के, उन्हें भी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और चीन में जो BF7 सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसने कहर बरपाया हुआ है। उसके कुछ केस भारत में भी मिले हैं, जिसको लेकर भारत सरकार अलर्ट है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो चुका है। वहीं केंद्र की ओर से दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क नजर आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया जुड़े हुए हैं। सौरभ, केंद्र सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर अलर्ट हो गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? आज सीएम धामी ने भी सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की थी कोरोना को लेकर। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बाकायदा जो है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो बूस्टर डोज है उनकी जो है संख्या बढ़ाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। लगातार जो है सरकार की ओर से जो निर्देश जारी हो रहे हैं उसके अनुपालन के लिए बाकायदा अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। ये जरूर कहा गया है कि कोरोना से बचने के लिए बाकायदा खुद जो है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाएगी। क्योंकि चाइना में जिस तरीके से तमाम जो है मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए बाकायदा भारत सरकार के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी के अनुरूप जो है उत्तराखंड में भी उस गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। जी सौरभ, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7, उसका जो केस है अभी गुजरात में मिला है, तो क्या उत्तराखंड में भी कोई केस सामने आया है उसको लेकर? देखिए, फिलहाल जो है अभी इस तरीके का कोई केस सामने नहीं है। बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि टेस्टिंग के ऊपर जो विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि जहां पे भी जो कोरोना के संक्रमित मामले आएंगे उनको जो है जीनोम जो सीक्वेंस के तहत जो उनकी जांच भी करी जाए, ताकि स्थिति में कोई बड़ी जो है घटना घटित ना हो जाए। लिहाजा जो है इसको लेकर अधिकारी अलर्ट है और तमाम जिलों को इसके लिए बाकायदा जो है निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जी, क्या क्या निर्देश सीएम धामी की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं इस बैठक में? देखिए, बाकायदा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी है उन्हीं के अनुरूप जो है काम किया जाए। अगर उस जो है SOP का पालन होता है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि बूस्टर डोज बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जो है मास्क के लिए कोई जो है निर्देश नहीं है। वहीं जो है जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको भी जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी सौरभ, कोरोना की अगर बात की जाए तो फिलहाल राज्य में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? किस तरीके के हालात हैं? केस ज्यादा हैं या कम है? अभी किस तरीके के हालात राज्य में हैं? देखिए, बीते रोज सिर्फ 4 मामले जो है कोरोना के सामने आए थे, जिसको लेकर जो ये कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को लेकर मुस्तैद रहने की जरूरत है, वरना भविष्य में जो है स्थिति खराब हो सकती है। लिहाजा उसको देखते हुए बाकायदा अधिकारी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। जी सौरभ, अब जैसे न्यू ईयर और क्रिसमस आने वाला है तो इसको लेकर पर्यटन जो स्थल है वहां पर काफी भीड़ भाड़ जुटने की संभावना होती है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है?
देखिए, फिलहाल इसको लेकर जो है कोई आदेश जो है सरकार की तरफ से लागू नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा है लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होके ही जो है चाहे वो 25 दिसंबर की बात हो या नए साल की बात हो, तो उसमें जो है जश्न मनाए, अन्यथा की स्थिति में जो स्थिति खराब हो सकती है। जी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने भी सभी जिलों के अधिकारियों और सीएमओ को सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने भी बैठक की है। उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश जिलाधिकारियों और सीएमओ को जारी किए हैं? देखिए, बकायदा जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है उसी के मद्देनजर जो तमाम निर्देश आदेश जारी किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। तो सीएम धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज बैठक की है। जी हां, केंद्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। इसको लेकर सीएम धामी ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें दिशा निर्देश जारी किए और इसको लेकर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियां आई है, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानियों बरतें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। वहीं कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एसआईटी की टीम ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित के नार्को टेस्ट कराए जाने को लेकर अपील दर्ज की थी, जिसकी आज सुनवाई थी। लेकिन सौरभ और अंकित की ओर से अभी तक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ नहीं हो पाया है। इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को तय की गई है, जिसमें साफ किया जाएगा कि टेस्ट होना है या नहीं होना है या फिर किसका नार्को टेस्ट होना है, उसी के आधार पर सहमति दी जाएगी। वहीं नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। बता दें कि आज अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर सुनवाई हुई थी कोर्ट में, जिसमें अपनी सहमति दे दी थी सौरभ ने और पुलकित ने, जबकि अंकित ने 10 दिन का टाइम मांगा था। तो आज उनकी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किए गए, तीनों की तरफ से अधिवक्ता अमित सजवान जी नियुक्त किए गए और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा जो भी सहमति या सहमति दी गई है उसको विड्रॉ कर लिया जाए और अधिवक्ता के माध्यम से जो भी प्रार्थना पत्र हुआ उसके तहत नार्को टेस्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, उस प्रार्थना पत्र पे प्रोसिक्यूशन हम लोग आपत्ति जो भी देनी है वो देंगे और 3 तारीख को इसमें फाइनल सुनवाई, अंतिम सुनवाई इसमें की जाएगी। उसके बाद 3 तारीख को तय होगा कि इनका नार्को टेस्ट किया जाना है। न्यायालय ये तय करेगा कि नार्को टेस्ट के लिए तीनों सहमत हैं या नहीं। अब देखिए, इस मामले में ऐसा है कि अभियुक्त गण को जेल में रहते हुए 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को विधिक राय लेने का अपना अधिकार होता है। तो ऐसे में इन्होंने अभियोजन ने एक यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट व साथ में नार्को टेस्ट करवाया जाए, लेकिन अभियोजन का जो प्रार्थना पत्र है वह स्पष्ट है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमने वीआईपी के बारे में तथा पुलकित आर्य के मोबाइल के बारे में तथा अन्य जानकारी के बारे में इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है और नार्को टेस्ट करवाना है। तो इन्होंने ये नहीं बताया, अपने प्रार्थना पत्र में ये स्पष्ट नहीं किया कि इनको किस चीज़ के लिए नार्को करवाना है, किस चीज़ के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, क्योंकि दोनों टेस्ट अलग अलग होते हैं। या इनको दोनों टेस्ट करवाने हैं, किस अभियुक्त से किस चीज़ के बारे में पता करना है। तो एक सरसरा सा इनका प्रार्थना पत्र है जो स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण हम इस अपना नार्को करवाने के लिए या अपना जो है पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए न तो सहमति दे पा रहे हैं न असहमति दे पा रहे हैं। नार्को टेस्ट की सुनवाई होनी थी। अंकित के द्वारा अभी तक नार्को के लिए सहमति नहीं दी गई थी। उसके द्वारा आज जो अपना लेटर भेजा गया है उसमें उसने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नार्को टेस्ट जो होना है वो किस लिए होना है और पॉलीग्राफ जो टेस्ट होना वो किस लिए होना है। इसके लिए उसने समय मांगा है और उसने कहा है पहले ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद मैं अपनी सहमति दूँ या नहीं दूँ, ये बाद का मैटर होता है। इसलिए आज की सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को की जाएगी और ये फाइनल सुनवाई होगी कि इसमें नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट जो होने हैं वो होंगे या नहीं होंगे। कोटद्वार से अंजना गोयल।
कांड में आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित का नार्को टेस्ट होना है, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन जो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें स्पष्ट नहीं है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट किस अभियुक्त का किस लिए होना है। इस वजह से आज सुनवाई टल गई है और अब इस मामले की सुनवाई 3 जनवरी को होगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजना गोयल जुड़ी हुई है। अंजना, आज नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा इस दौरान? मैं आपको बता दूं, आज जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई है उसको लेकर ये था, जो आरोपी है इसमें, कि अभी हमें इसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें नार्को टेस्ट होना है या पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। इसके लिए जब तक ये स्पष्ट हो जाएगा तभी हम सहमति दे पाएंगे कि दोनों टेस्ट इसके लिए किए जा रहे हैं। अंजना, पुलकित और सौरभ ने तो नार्को टेस्ट की सहमति दे दी थी, अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था, उसका आज क्या कुछ कहना है? उसने अभी तक सहमति क्यों नहीं दी है? किस चीज को लेकर वो स्पष्टीकरण चाहता है? उसका कहना यह है कि स्पष्टीकरण इसमें ये नहीं हो पा रहा है कि नार्को टेस्ट होगा तो वो किस लिए करवाया जा रहा है, या पॉलीग्राफ जो टेस्ट होना वो किस लिए करवाया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ उसमें ये स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एसआईटी की टीम ने स्पष्ट जाहिर किया है कि ये टेस्ट जो वीआईपी का नाम आ रहा है उसके लिए जानने के लिए करवाया जा रहा है या किसी और मकसद से ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल अंजना, एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये चीज स्पष्ट होनी होती है और उसमें अगर स्पष्ट नहीं है तो अब 3 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। क्या कुछ आगे इस केस में देखा जा सकता है? जिस तरह से अब 3 जनवरी को इसमें सुनवाई होनी है तो उसमें उनका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से एसआईटी की टीम के द्वारा अब उनसे बातचीत की जाएगी उसमें वो स्पष्ट कर देंगे कि ये जो टेस्ट होने हैं वो किस मकसद से करवाए जाने हैं। क्योंकि वीआईपी का नाम लगातार ये आ रहा है कि सुनने में नहीं आ रहा है कि वीआईपी लगातार जो बात सही है, आम जनता भी यही जानना चाह रही है आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता को फोर्स किया जा रहा था इस तरह के घृणित कार्य करने के लिए। बिल्कुल बड़ा सवाल है इस मामले में, अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी, पुलिस की जांच, जैसे आपको बता दूं तो पुलिस की जांच अभी तक सिर्फ वहीं तक वो सीमित है कि एसआईटी की टीम के द्वारा जो किया जा रहा है उससे आगे अभी तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आम जनता लगातार पुलिस से भी यही जानना चाह रही है कि जो वीआईपी है, वीआईपी कौन थे, आखिर उसका नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। अंजना, तीनों आरोपियों को फिलहाल कहां पर रखा गया है, कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया है? क्योंकि सुनने में आ रहा था उनकी जेलों में बदलाव किया गया है। अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उनकी जेल का बदलाव कर दिया गया है। अभी तक जो हमारे पास सूत्रों से मिली जानकारी है वो यही है कि पौड़ी की जेल में ही है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए अंजना आपका। तो अंकिता हत्याकांड में आज नार्को टेस्ट के लिए सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई है और ये जो सुनवाई है 3 जनवरी तक के लिए टाल दी है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। कोटद्वार के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एसआईटी की टीम ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपियों के लिए नार्को टेस्ट कराए जाने को लेकर अपील दायर की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। केदारनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा अब आईटीबीपी के जवानों को सौंपा गया है। आईटीबीपी के जवान आधुनिक हथियारों के साथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। आईटीबीपी के 30 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। ये जवान अप्रैल तक धाम में ही रहेंगे। दरअसल केदारनाथ धाम में निर्माण काम चल रहा है, जिसके लिए करीब 400 मजदूर लगाए गए हैं। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है। यही वजह है कि धाम में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बद्री केदार समिति मंदिर की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती और मंदिर समिति ने गृह मंत्रालय को सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के जवानों को तैनात करने की मांग की थी। वहीं मंदिर समिति की ओर से भेजी गई चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने मंदिर की सुरक्षा को सर्वोपरि माना और अब आईटीबीपी के जवानों को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। जिसके बाद केदारनाथ धाम की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो आईटीबीपी के जवान संभाल रहे हैं। आधुनिक हथियारों से लैस आईटीबीपी के जवान सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाई गई थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। केदारनाथ मंदिर की मंदिर समिति नहीं चाहता सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई कमी रहे और मंदिर का फिलहाल पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा में आईटीबीपी के 30 जवानों को फिलहाल तैनात किया गया है।
तो केदारनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। 30 जवानों को यहां पर केदारनाथ की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं देहरादून के रायपुर थानो मार्ग पर बना बड़ा सी पुल टूट गया है। पुल टूटने से देहरादून रायपुर एयरपोर्ट का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। घटनास्थल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। वही बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पुल का लोकार्पण किया था। तो देहरादून के रायपुर थानो मार्ग पर बना बड़ा सी पुल टूट गया है। उसके टूटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पुल का लोकार्पण किया था। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा यहां पर पहुंचे थे निरीक्षण करने। उन्होंने यहां के हालातों का जायजा लिया है और इस पुल के टूटने से देहरादून रायपुर एयरपोर्ट का जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं पुल टूटने की। ये देहरादून के रायपुर थानो मार्ग पर बना बड़ा सी पुल है जो पूरी तरीके से टूट चुका है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के कई राज्यों से आई महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिव मौजूद हैं, जो हर राज्यों में महिला आयोग के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं पर बढ़ते घरेलू हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों पर भी इस बैठक में मंथन हो रहा है, ताकि उन सभी अपराधों से महिलाओं को बचाया जा सके। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक आयोजित की गई देहरादून में। महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिव इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं महिलाओं पर बढ़ते घरेलू हिंसा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिव की तरफ से और भी महिला आयोग के कई सदस्य इस बैठक में मौजूद रही। देश के कई राज्यों से आई महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिव इस बैठक में मौजूद रही हैं। हर राज्यों में महिला आयोग के कार्यक्रम को संचालित किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं पर बढ़ते घरेलू हिंसा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया कि किस तरीके से घरेलू हिंसा को रोका जा सके और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बढ़ते मामलों पर भी रोक लगाई जा सके। इसमें पूर्व में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हर 3 महीने में एक बैठक की जाती है और जिसमें पूर्व में जो निर्धारित केंद्र से जो योजनाएं, जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो हमें राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो हम किस तरह से करते हैं, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके, पोषण माह को लेके और अवेयरनेस के तमाम सारे कार्यक्रम हैं तो हमारे द्वारा स्टेट में किए जाते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके कहें तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 13 जिलों में से सिर्फ 2 जिले अभी बचे हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली। बाकी में हम लोग कर चुके हैं। यह कार्यशाला हो चुकी है। तो इसी तरह से चर्चाएं हो रही, आगे और चीज़ें और मुद्दे भी हम सामने, क्योंकि सिर्फ घरेलू हिंसा को लेके ही नहीं और चीज़ों को लेके भी किसे महिला आयोग उसे देखे और निर्देशित करें। तो इस प्रकार से हम लोग हर फील्ड में महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को मजबूत बनाने के लिए, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो, ये सब लेके महिला आयोग काम कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी काम कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।